नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्कोप है, अर्थात विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या काम आती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये एक कांच की छड़ है और इस छड़ को हमने रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया है। तो हम इस छड़ को अपनी आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि इस पर आवेश है अथवा नहीं है। इस वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको ही हम विद्युतदर्शी कहते हैं। अर्थात विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। देखो, पता हम कैसे करते हैं, इसके लिए इसकी बनावट देखते हैं। तो विद्युतदर्शी एक सिंपल सा उपकरण होता है। ये एक बोतल होती है, इसके अंदर एक धातु की छड़ चित्रानुसार लगी रहती है और यहाँ पर स्वर्ण अथवा एल्यूमिनियम की पत्तियाँ होती है और यहाँ पर एक धात्विक प्लेट लगी रहती है और यहाँ पर कुचालक माध्यम रबड़ होता है। अब यदि हम एक कांच की छड़ को इस धात्विक प्लेट से स्पर्श करवाते हैं तो ये चालक होने के कारण और ये छड़ भी चालक होने के कारण और एल्यूमिनियम अथवा स्वर्ण पत्तियां हैं वो भी चालक होने के कारण ये जो आवेश आपने पढ़ा है कि चालक वस्तु पर जो आवेश है वो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो चालक होने के कारण इस कांच की छड़ पर जो भी आवेश है, प्लस है अथवा माइनस है, जो भी आवेश इस छड़ पर होगा, जैसे हमारे पास कांच की छड़ है तो कांच की छड़ पर हमें पता है प्लस आवेश होता है। तो ये जो आवेश होगा वो चालक होने के कारण धातु की सतह पर फैलेगा और इससे होता हुआ इस छड़ से होता हुआ इन स्वर्ण पन्नियों पर आ जाएगा। अब इस पत्ती पर भी प्लस चार्ज है और इस पत्ती पर भी प्लस चार्ज है, तो हमें पता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये दोनों पत्तियां हैं वो दूर की ओर हमें फैलती हुई नजर आएगी, अर्थात इसमें हमें फैलाव नजर आएगा। अगर हमें इस पर फैलाव नजर आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि इसके ऊपर जो कांच की छड़ थी इस पर आवेश है। किंतु यदि फैलाव नहीं हो रहा और वो अपनी अवस्था में ही बनी रहती है तो इसका मतलब है जो छड़ थी वो आवेशित नहीं है। जैसे आपको अगर दो छड़ें दी जाए जिस पर एक पर आवेश है जिसको रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया गया है जबकि दूसरी पर आवेश नहीं है, तो अगर हम इस छड़ को इसके साथ में संपर्क करवाएंगे तो यहाँ पर हमें फैलाव नजर आएगा, क्योंकि चालक होने के कारण इस छड़ पर जो भी आवेश होगा वो इन पन्नियों पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि इस छड़ को हम यहाँ पर स्पर्श करवाएंगे तो आवेश इस छड़ पर नहीं है, इस कारण से यहाँ पर आवेश भी नहीं आएगा और इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात इसमें हमें इस बात से हमें यह पता चलता है कि इस छड़ पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। अब हम दो शर्तों की बात करेंगे। यदि इन स्वर्ण पत्तियों पर पहले से ही आवेश उपस्थित है और वो आवेश प्लस का है और हम यहाँ पर प्लस की छड़ ही लेकर आएंगे तो यहाँ पर आवेश की मात्रा पहले से ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण से प्रतिकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, जिसके फलस्वरूप ये दोनों पत्तियाँ ज़्यादा दूर दूर होगी, यानी इनमें फैलाव ज़्यादा होगा। यदि इन दोनों पन्नियों पर माइनस आवेश है और हम यहाँ पर प्लस वाली छड़ लेके आते हैं, अर्थात ऐसी छड़ लेके आते हैं जिस पर धन आवेश है और इन पन्नियों पर पहले से ही माइनस का आवेश था, तो यहाँ पर पहले प्लस आवेश इस माइनस आवेश को उदासीन करने में खत्म हो जाएगा। इस कारण से ये पत्तियाँ उदासीन होगी,
जिस कारण से ये पत्तियाँ पास पास आएगी, अर्थात ये जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ेगी। और अगर इस पर आवेश ज़्यादा है तो सिकुड़ने के बाद में ये जो पत्तियाँ हैं वो उनमें हमें फैलाव नज़र आएगा। तो ये दो शर्तें हैं। अब प्रश्न ये है कि इन पन्नियों पर फैलाव किस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा इन पन्नियों पर फैलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक संबंध बन गया कि सवर्ण पत्रों का फैलाव है वो समानुपाती होगा आवेश के परिणाम के। अगर आवेश ज़्यादा है तो सवर्ण पत्रों का फैलाव भी ज़्यादा होगा। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब एक्स किरणें एक धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धातु की प्रकृति क्या होगी। तो हमारे पास ये एक धातु है और जब इस पर एक्स किरणें गिरती है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, अर्थात इस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए यह जो धातु की प्लेट है वो धन आवेशित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि एक धात्विक गोला जिसको धनात्मक आवेश क्यू दिया गया है तो इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी धात्विक गोले को धनात्मक करते हैं तो इसके लिए हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे हमें। और जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। अगर हमने 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो 20 इलेक्ट्रॉनों का जितना भी द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान धात्विक गोले का कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। हालांकि ये द्रव्यमान बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न है कि विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है अथवा आकर्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रतिकर्षण है, यानी विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है। इसका कारण ये है कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य सदैव ही प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा अगर उन पर समान आवेश है तो। यदि जबकि आकर्षण बल एक आवेशित वस्तु व एक उदासीन वस्तु के बीच भी कार्य कर सकता है, यानी एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के बीच में भी कार्य कर सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि सूखे बालों में कंघी को चलाने के बाद में यदि हम कंघी को कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज़ के जो टुकड़े हैं वो उस कंघी से चिपक जाते हैं। तो कंघी को जब हमने सूखे बालों पर रगड़ा था तो उसके ऊपर माइनस आवेश आया था, इस कारण से वो आवेशित है, जबकि कागज़ के टुकड़े हैं वो उदासीन है। फिर भी कंघी से कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं आकर्षण बल के कारण। यहाँ पर एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के बीच में भी आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जबकि प्रतिकर्षण बल सदैव ही दो आवेशित वस्तुओं के बीच ही कार्य करेगा। इस कारण से विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि विद्युत आवेश के लिए धनात्मक व ऋणात्मक जो नाम है वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो पहले की क्लासों में आपने पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश व रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋण आवेश माना था। तो ये जो नामकरण है, धनात्मक और ऋणात्मक नामकरण है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।